I have a marine emergency and I would like to speak to a QI. We've lost the main propulsion unit. The engineers cannot get it going. ये डिस्ट्रेस कॉल अमेरिकन शिप अल्फेरो के डूबने से चंद लम्हों पहले की है। एक अकेला कंटेनर शिप आखिर कैसे कैटेगरी 3 हरिकेन के बीच में जा फंसा? क्या ये कैप्टन के एक के बाद एक गलत फैसलों का नतीजा था या गलत वेदर अपडेट ने शिप को सीधा हरिकेन के बीच में ला खड़ा किया? 2015 में ये जहाज़ हेडलाइंस में आया जब ये बरमूडा ट्रायंगल के पास गायब हो गया। आखिरी अपडेट के मुताबिक ये जहाज़ हरिकेन वाकीन की तरफ सीधा बढ़ रहा था और सुबह होते ही ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। जहाज़ के गायब होने के एक साल बाद आखिरकार इन्वेस्टिगेटर्स को रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन मिल ही गई। जैसे जैसे ज़्यादा तफसीलात सामने आना शुरू हुई, इन्वेस्टिगेटर्स की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। ख़वातीन व हज़रात, इन्फोवर्स में खुशामदीद। 28 सितंबर को जब क्रू ने जहाज़ में सामान लोड करना शुरू किया तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। 33 शिप क्रू मेंबर्स, 391 शिपिंग कंटेनर्स और 11,000 टन से ज़्यादा कार्गो के साथ ये जहाज़ अपनी रूटीन जर्नी सैन जुआन पोर्टो रिको के लिए तैयार था। एक साल से ज़्यादा अरसे से ये जहाज़ इन पोर्ट्स के दरमियान एक लाइफलाइन बना हुआ था जो कैरेबियन आइलैंड्स के लिए खुराक, गाड़ियाँ और ज़रूरी सामान ले जाता था। अगली शाम यानी 29 सितंबर को इसे रवाना होना था, लेकिन पोर्ट से रवाना होने से तकरीबन 3 घंटे पहले यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने एक अलर्ट जारी की जिसके मुताबिक ट्रॉपिकल स्टॉर्म वाकीन बन चुका था और अगले दिन या 1 दिसंबर की सुबह तक हरिकेन में भी बदल सकता था, जो बामास के ईस्ट में 73,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स के एरिया को हिट कर सकता था। क्रू के लिए ये कुछ नया नहीं था क्योंकि 1 महीना पहले ही उन्होंने जहाज़ को ओल्ड बाहामा चैनल से गुजारा था जिस वक्त एरिका नामी ट्रॉपिकल स्टॉर्म डोमिनिका को नुकसान पहुंचा रहा था। कैप्टन माइकल डेविडसन ने इस दफ़ा भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म वाकीन को एक बड़ा ख़तरा नहीं समझा। उन्होंने सेंट जॉन्स रिवर से सेंट जॉन के बे तक सीधा रास्ता चुना जो तूफ़ान के एरिया से गुजरता था। आमतौर पर अफ्रीका से आने वाली ट्रेड विंड्स हरिकेन्स को कैरेबियन सी की तरफ धकेलती हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का हाई प्रेशर सिस्टम उनके रास्ते को तब्दील कर सकता है जो उन्हें अटलांटिक में नॉर्थ की तरफ मोड़ देता है। वाकीन से भी इसी तरह का रवैया एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ सवाल यह था कि ये कब नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा और कितना वेस्ट मूव करेगा। नेशनल हरिकेन सेंटर डेटा के मुताबिक कैप्टन को लगता था कि तूफान शिप से मिलने से पहले ही मुड़ जाएगा, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स उनके इस फैसले से नाखुश थे। अगली शाम जहाज़ जैक्सनविल पोर्ट से रवाना हो गया और सुबह का आगाज़ सुर्ख रोशनी के साथ हुआ जो कि बुरे मौसम का इशारा कर रहा था। सुबह 6 बजे कैप्टन और चीफ ऑफिसर ने तूफ़ान को शिप में मौजूद बॉन वॉइस सिस्टम से स्टडी किया जिसका काम वेदर को विजुअली दिखाना और हर 6 घंटे में अपडेट्स भेजना था। BVS फाइल्स कैप्टन के ईमेल एड्रेस पर भेजी गई थी। BVS फाइल्स में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की मालूमात थी वो दूसरे वेदर सोर्सेज के मुकाबले में आमतौर पर 6 घंटे तक पुरानी हो सकती थी। इसके अलावा जब तक कैप्टन हर फाइल को डाउनलोड करते और देर हो जाती। वेदर इंफॉर्मेशन का एक और ज़रिया सेटसी था जो नेशनल हरिकेन सेंटर की वेदर अपडेट्स को टेक्स्ट की सूरत में शिप तक पहुंचा रहा था। कैप्टन ने पूरे सफ़र के दौरान BVS को तरजीह दी जिससे मालूम होता है कि BVS फाइल्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन की आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को नज़रअंदाज किया गया। 6:24 पर कैप्टन ने शिप का राउट थोड़ा चेंज कर दिया साउथवर्ड की तरफ। 6:25 पर शिप को सेटसी से नेशनल वेदर सर्विस का फोरकास्ट डिलीवर होता है जो थोड़ा मुख्तलिफ था। अगले 24 घंटों में यह प्रेडिक्ट किया गया था कि तूफान शिप राउट के करीब होगा। साथ ही बामास ने एक हरिकेन कंडीशन भी इशू की थी जिससे यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तूफान वेस्ट साउथ वेस्ट मूव करेगा। कैप्टन को शायद वेदर सर्विस के फोरकास्ट का अंदाज़ा नहीं था जो 75 to 90 नॉट्स तक की तेज़ हवाओं और 27 फुट ऊंची लहरों से खबरदार कर रहा था। फिर भी कैप्टन ने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और क्रू को तसल्ली दी कि वो तूफ़ान के सेंटर पॉइंट से 60 माइल्स दूर साउथ में सेफ होंगे। शिप पर मौजूद सब ने इस फैसले से इत्तेफाक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो कैप्टन के इस फैसले से नाखुश थे। चीफ ऑफिसर ने एक रफ रात की प्रेडिक्शन की जिससे क्रू की बेचैनी मज़ीद बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन पुरएतमाद थे और सबको तसल्ली दी कि जहाज़ मजबूत है और उन्होंने इससे भी ख़तरनाक तूफ़ानों का सामना किया है। सेकंड ऑफिसर सबसे ज़्यादा परेशान थी और उसने अपनी फ़िक्र वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर भी की। कैप्टन डेविडसन ने कंपनी के रूल्स फॉलो करते हुए अपनी ऑपरेटर कंपनी टोटे मैरीटाइम को एक मिड डे रिपोर्ट भेजी
जिसमें उन्होंने शिप की प्रोग्रेस और कंडीशन बताई। जैक्सनविल से 274 माइल्स दूर 19.3 नॉट्स की एवरेज स्पीड, नॉर्थ विंड 7 to 10 नॉट्स और 7 फुट की लहरें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से। हरिकेन वाकीन की प्रिकॉशंस का मुख्तसर तौर पर जिक्र किया लेकिन तफसीलात ना दी। कुछ देर बाद नेशनल वेदर सर्विस फोरकास्ट का एक अर्जेंट अपडेट डिलीवर हुआ जिसमें तूफान के बायस 25 फुट ऊंची लहरें और 70 to 85 नॉट्स विंड स्पीड का बताया गया। ये शिप से 3 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट था। कैप्टन ने हेडक्वार्टर्स को वेदर अपडेट्स भेजी लेकिन वेदर डेटा ऑफिशियल रिपोर्ट से मैच नहीं करता था। दिलचस्पी की बात यह थी कि कैप्टन ने नॉर्थ बाउंड ब्रिटेन पर ओल्ड बहामा चैनल से सेफ राउट लेने का मशवरा दिया। ये अजीब था कि आते हुए हरिकेन में सीधा सेल करना। शाम 7 बजे कैप्टन ने रियलाइज़ किया कि हरिकेन के जल्द नॉर्थवर्ड मुड़ने के चांसेस नहीं हैं, इसलिए उन्होंने रास्ता मज़ीद साउथ की तरफ एडजस्ट कर दिया ताकि शिप और तूफान के सेंटर पॉइंट के दरमियान मज़ीद फासला हो जाए। कैप्टन 1 घंटे बाद अपने क्वार्टर्स में चले गए और अगले कई घंटों तक वहीं रहे, जबकि उस बीच शिप सीधा तूफान की तरफ बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे रात ढलती गई और जहाज़ आगे तूफान की डायरेक्शन में बढ़ता रहा। ब्रिज पर ऑफिसर्स ने मुमकिन रास्ते की तब्दीलियों पर डिस्कशन की। कुछ क्रू मेंबर्स ज़्यादा परेशान थे और कैप्टन तक अपनी आवाज़ भी पहुंचाई, लेकिन कैप्टन ने किसी की एक ना सुनी और बजाय शिप ब्रिज पर वापस आने के शिप के फ़ोन से जवाब दिया कि सेट की हुई डायरेक्शन में बढ़ते रहें। सेकंड ऑफिसर ने जब शिप की वॉच कीपिंग संभाली तो जो उसने देखा वो हैरानकुन था। कैप्टन का डिफाइंड राउट जहाज़ को सीधा हरिकेन में ले जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे जैसे शिप साउथ की तरफ बढ़ रहा था तूफान उसे फॉलो कर रहा था। बैकग्राउंड में सैटेलाइट रेडियो ने भी तस्दीक कर दी कि हरिकेन वाकीन अब कैटेगरी 3 हो चुका है। लगभग उसी वक्त जहाज़ अचानक से रोल होना शुरू हुआ, जो कि तूफ़ानी समंदर की पहली अलामत थी। सेकंड ऑफिसर ने कैप्टन को कॉल की और सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन कैप्टन अब भी अपने फैसले से पीछे ना हटे और राउट को 116 डिग्री पर तब्दील करने को कहा जैसे शेड्यूल किया गया था। बदकिस्मती से यह मैनूवर एक स्ट्रॉन्ग विंड हील से टकरा गया और जहाज़ स्टारबोर्ड साइड पर हील हो गया। सेकंड ऑफिसर ने फ़ौरन इसे सही करने के लिए जहाज़ को 114 डिग्री पर सेट कर दिया। इस दौरान कैप्टन अपने कैबिन में ही रहे। तूफ़ानी लहरें बढ़ती जा रही थी और शिप के डेक से टकरा रही थी, जिसने ब्रिज पर मौजूद क्रू को अपनी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट की हालत का जायज़ा लेने पर मजबूर कर दिया, जिससे साफ जाहिर था कि उनमें डर आ गया है और वो आने वाले ख़तरे को महसूस कर रहे थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। एक जायंट लहर जहाज़ से टकराई जो डेक पर बहुत सारा पानी छोड़ गई। उसके बाद एक और फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। ये लहरें जहाज़ की स्पीड को 20 नॉट से कम करके 18 नॉट्स तक ले आईं। क्रू को अंदाज़ा नहीं था कि तूफ़ान अगले कई घंटों तक उन्हें टफ़ टाइम देने वाला है, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि वो तूफ़ान के दरवाजे पर खड़े थे। शिप पे मौजूद अलार्म पहली दफ़ा एक्टिव होता है। सेकंड ऑफिसर शिप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर पावरफुल स्ट्रॉन्ग लहरों और हवाओं में कंट्रोल काफ़ी मुश्किल था। हवा इतनी ज़ोरों से चल रही थी कि कोई भी ब्रिज छोड़कर जाना नहीं चाहता था। क्रू को ये पता नहीं चल सका कि हवा कितनी तेज़ है क्योंकि जहाज़ में मौजूद एनोमोमीटर टूट चुका था, जबकि वॉइस डेटा रिकॉर्डर ने 58 नॉट विंड स्पीड रिकॉर्ड की थी। सेकंड ऑफिसर ने हवा से बचने के लिए एक बार फिर से राउट में तब्दीली की, लेकिन वो शिप की मुसलसल कम होती स्पीड का कुछ न कर सकी। जहाज़ अब 16.8 नॉट्स पर सेल कर रहा था। चीफ ऑफिसर सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए आया और देखता है कि जहाज़ धीरे धीरे स्पीड खो रहा था। चीफ ऑफिसर ने एक बार फिर से शिप राउट में तब्दीली की, लेकिन उससे भी ज़्यादा कामयाबी हासिल ना हुई। जहाज़ की स्पीड अब 10 नॉट्स पर आ चुकी थी। सेकंड ऑफिसर इन हालातों से डेस्परेट थी और सूरत हाल को देखते हुए अपनी फैमिली को ईमेल कर दी। कैप्टन भी अब ब्रिज पर आ चुके थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पर कोई ख़ास फिक्र ना दिखाई। इंजन क्रू ने इंजन को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पुश किया, मगर इंजन में ऑयल सही तरीके से ना पहुंचने की वजह से नतीजा इंजन फेलियर था। सुबह 4 बजे जहाज़ समाना के नॉर्थ वेस्ट में ड्रिफ्ट कर रहा था। कैप्टन ने स्टारबोर्ड की पोजीशन सही करने के लिए 5 डिग्री पोर्ट टर्न का ऑर्डर दिया। जब जहाज़ पोजीशन चेंज कर रहा था तो इंजीनियर्स को पता था कि इंजन जल्द फेल हो जाएगा, इंजन ऑयल प्रेशर खो देगा और ट्रिप ऑफ हो जाएगा। कैप्टन को सूरत हाल की शिद्दत का एहसास हो चुका था और उसने इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल जारी कर दिया, लेकिन तब तक सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी थी।
5:43 AM पर चीफ इंजीनियर कैप्टन को कॉल करके बताता है कि जहाज़ का होल्ड 3 ब्रीच हो चुका है और पानी अंदर आ रहा है। कैप्टन ने इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल जारी की और तकरीबन 7:12 पर पानी जहाज़ के इंजन रूम में भी भरना शुरू हो गया। 7:29 पर कैप्टन ने क्रू को जहाज़ छोड़कर जाने का ऑर्डर दिया। बदकिस्मती से ये मुमकिन नहीं लगता कि शिप में मौजूद क्रू में से किसी को भी ये मौका मिला होगा। बाद में जब शिप रैक का इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि लाइफ बोट्स अब भी शिप से अटैच थीं और राफ्ट्स का कोई निशान नहीं मिला। 1 अक्टूबर को यूएस एयरफोर्स ने शिप और क्रू को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कामयाबी ना हुई। 5 अक्टूबर को एक बॉडी सर्वाइवल सूट में मिली जो शिप के किसी क्रू मेंबर की हो सकती थी मगर रिकवर ना की जा सकी। उसके अलावा चंद दूसरे सर्वाइवल सूट्स भी हासिल किए गए। सर्च क्रू ने 31 अक्टूबर को एक वेसल को लगभग 15,000 फीट डेप्थ में आइडेंटिफाई किया। एनटीएसबी ने रिपोर्ट किया कि ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंट है जो एक अपराइट पोजीशन में और एक पीस में है। 16 नवंबर को रैक को अल्फेरो तस्लीम कर लिया गया और एजेंसी ने ऐलान किया कि उन्होंने डूबे हुए जहाज़ की तलाश मुकम्मल कर ली है लेकिन वीडीआर नहीं मिला। 3 जनवरी 2016 को एनटीएसबी ने सिंकिंग की इन्वेस्टिगेशन पर पब्लिक एक्सीडेंट डॉकेट खोला जो शुरू में अंडर वाटर इमेजेस और वेसल की वीडियोस को रिलीज़ कर रही थी। 18 अप्रैल 2016 को एनटीएसबी ने वीडीआर के लिए दूसरी तलाश शुरू की जिसमें आरवी एटलांटिस का इस्तेमाल किया गया जो एक नेवी ओन्ड वेसल है। 26 अप्रैल को एनटीएसबी ने कहा कि वीडीआर मिल गया है। एजेंसी उस वक्त रिकॉर्डर को हासिल ना कर सकी क्योंकि ये शिप के मैस्ट और दूसरी रुकावटों के करीब था। 5 अगस्त 2016 को यूएसएनएस अपाची वापस साइट पर गई और 5 दिन बाद वीडीआर को हासिल कर लिया। डूबने के 10 महीने बाद वीडीआर को एनटीएसबी के मेपोर्ट फ्लोरिडा में फराहम किया गया ताकि इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा जा सके। इस हादसे के चंद महीनों तक इन्वेस्टिगेटर्स ने अल्फेरो के डूबने के हादसे को समझने के लिए दिन रात मेहनत की। एनटीएसबी ने यह नतीजा निकाला कि शिप के डूबने का मुमकिना सबब कैप्टन का हरिकेन वाकीन के रास्ते से बचने में नाकामी थी, बावजूद इसके कि उन्हें कई वेदर फोरकास्ट मिल रहे थे। तूफ़ान की इंटेंसिटी का गलत अंदाज़ा लगाना और क्रू का होल्ड 3 में पानी को रोकने में नाकाम होना शिप के डूबने का बड़ा सबब था। शिप का नुकसान हमें नेचर की ताकत को कम समझने और सेफ्टी प्रोटोकॉल की पाबंदी की अहमियत का सबक देता है। अल्फेरो इंसिडेंट यूएस की 30 साल हिस्ट्री में सबसे तबाहकुन मैरीटाइम ट्रेजेडीज़ में से एक है जो सी फेयरिंग के ख़तरों और क्राइसिस के वक्त फैसले करने वाली लीडरशिप की क्रूशल अहमियत को जाहिर करता है। तो आपका शिप के डूबने के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। महफूज रहें।